नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा, राजकीय महाविद्यालय गुडा। अरस्तु के अध्ययन के विचारों के अध्ययन के क्रम में अब हम आगे अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। यूनानी सामाजिक व्यवस्था में तात्कालिक समय में जो दास प्रथा है, ये यूनानी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग थी। यानी दास प्रथा का बहुत व्यापक रूप में अस्तित्व यूनानी समाज में था। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु ये मानते हैं कि परिवार को समुचित कार्य करने के लिए कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है, और ये यंत्र जो हैं वो चैतन्य भी हो सकते हैं और जड़ भी हो सकते हैं। अरस्तु ये मानते हैं कि दास जो है वो एक प्रकार का चैतन्य यंत्र है, सजीव यंत्र है, और संपत्ति जो है वो निर्जीव है या जड़ के रूप में, जड़ तत्व के रूप में, जड़ यंत्र के रूप में परिवारों को सुविधा प्रदान करती है। अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हैं क्योंकि अरस्तु के अनुसार व्यवस्था को, किसी भी समाज की व्यवस्थित प्रक्रिया को चलाने के लिए समाज का जो विवेकवान वर्ग है, उस वर्ग को अपने बौद्धिक कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रकार का अवकाश या समय की आवश्यकता होती है, जिसे हम सामान्य रूप में कह सकते हैं कि दैनिक क्रियाकलाप जो परिवार में कार्य, एक सपोर्टिव कार्य के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। उन कार्यों को यदि स्वामी वर्ग के सदस्य या उन कार्यों को यदि बुद्धिजीवी वर्ग स्वयं संपन्न करेंगे, तो वो अपने बौद्धिक चिंतन में जो समय दिया जाना चाहिए, उस समय को घरेलू कार्यों में व्यर्थ कर देंगे। इसलिए इसी आधार पर दास प्रथा तात्कालिक समाज का हिस्सा बनी थी। उनकी ये मान्यता थी कि दास जो हैं वो समाज, परिवारों में एक चैतन्य यंत्र के समान अपनी सर्विसेज या सेवाएं प्रदान करेंगे, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उस अतिरिक्त समय में, जो कि उनका इन क्रियाकलापों में व्यय होना था, उस समय में राज्य के लिए रचनात्मक उत्पादकता का विवेक के आधार पर जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को संपादित करके और अपना योगदान समाज को प्रदान करेंगे। अरस्तु ये मानते हैं कि नगर राज्यों की आधारशिला मुख्य रूप से, क्योंकि तात्कालिक समय में दास प्रथा उस समाज का अभिन्न अंग थी, इसलिए थी क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार के विकास की प्रक्रिया में इस वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण या क्रियात्मक योगदान हुआ करता था। तो अरस्तु ने ये माना है कि दास जो है वो जिस प्रकार से संपत्ति होती है, सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति, तो दास राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में और पारिवारिक संपत्ति के रूप में इस राजनीतिक व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं। अरस्तु ये कहता है कि दास प्रथा जो है वो स्वाभाविक है। आधार क्या है? दास प्रथा के आधार क्या है? दास प्रथा का पहला आधार है कि दास प्रथा स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए क्योंकि अरस्तु ये मानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को दो समूहों में बांटा है, उत्कृष्ट और निकृष्ट। उत्कृष्ट वो हैं जिनमें बुद्धि बल की प्रधानता होती है, और निकृष्ट वे हैं जिनमें विवेक और बुद्धि बल प्रधान नहीं होता, बल्कि शारीरिक बल प्रधान होता है। इसलिए अरस्तु ये मानते हैं कि जिनमें शारीरिक बल है, उनके शरीर से कुछ कार्य संपन्न करवाएं और शारीरिक क्रियाओं से कार्य संपन्न करवाए जाएं, और जो उत्कृष्ट पक्ष है, जिनमें बौद्धिक बल प्रधान है, उनकी बुद्धि और विवेक से अगर कार्य किए जाएं, तो इन दोनों प्रक्रियाओं के समायोजन से, समन्वय से एक बहुत बेहतर और उत्कृष्ट प्रकार की समाज और राज्य व्यवस्था जो है वो स्थापित होगी। दूसरा, अरस्तु ये मानते हैं कि दास प्रथा दोनों वर्गों के लिए लाभकारी है।
स्वामी वर्ग या जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके लिए और दास वर्ग के लिए भी। क्योंकि अरस्तु का ये मानना है कि स्वामी वर्ग को महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए कुछ अवकाश की या विश्राम की आवश्यकता होती है, और ये अवकाश और विश्राम का समय जो है वो कुछ शारीरिक क्रियाएं, जिसे हम किसी परिवार की दैनिक क्रियाओं में शामिल कर सकते हैं, उन क्रियाओं को ये शारीरिक बल प्रदान जो दास वर्ग है वो संपन्न करता है। और इसके कारण जो स्वामी वर्ग है, जो बुद्धि बल से प्रधान वर्ग है, उसको इतना समय मिलता है कि वो अपने ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर सके। तो इसलिए दास प्रथा दोनों वर्गों के लिए लाभकारी है, क्योंकि दास जो हैं वो स्वामी वर्ग का कार्यभार हल्का करते हैं, और स्वामी के संरक्षण में दासों को अपना विकास करने का, मानसिक और बौद्धिक विकास करने का, या एक सर्वांगीण रूप में अपना विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें संगति के तत्व को अरस्तु ने स्वीकार किया है कि अगर दास वर्ग जो जिस हीनता से ग्रसित है, जिस अक्षमता से ग्रसित है, उस अक्षमता को वो तभी कंपनसेट कर पाएगा, तभी प्राप्त भी कर पाएगा, जबकि वो एक उत्कृष्ट पक्ष के संपर्क में या उसके संसर्ग में रहे। तो इसलिए दासों के, स्वामी वर्ग के लिए इसलिए लाभकारी है क्योंकि उन्हें इतना, इस अवकाश से इतना अतिरिक्त समय मिलता है कि वो राज्य में अपनी ज्यादा श्रेष्ठ और कुशल जो विचार हैं, बौद्धिक क्रियाएं हैं, उनका लाभ दे सकते हैं। और दास वर्ग के लिए इसलिए लाभकारी है क्योंकि दास जो हैं वो शारीरिक दृष्टि से तो संपन्न है, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से संपन्न नहीं है। तो बौद्धिक दृष्टि से संपन्न लोगों के या परिवारों के साथ जब वो रहेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, उनके आसपास रह के कार्य करेंगे, तो उसका एक लाभ अपने आप को बेहतर बनाने का, अधिक उत्तम बनाने का दासों के पास रहेगा। तो इसलिए ये दास प्रथा दोनों वर्गों के लिए लाभकारी है। तीसरा आधार अरस्तु दास प्रथा का मानते हैं कि नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा उपयोगी है। नैतिक दृष्टि से इसलिए उपयोगी है क्योंकि स्वामी जो है वो गुणी है और दास जो है वो एक प्रकार से गुणहीन है। तो उस गुणहीन को एक तरह से प्रैक्टिस करवा के या एक तरह से उसको प्रशिक्षित करके जो स्वामी वर्ग है वो जो उसके दोष हैं, दास वर्ग के जो दोष हैं, उनको दूर करने में एक बहुत बड़े सहायक के रूप में भी कार्य करता है। तो इसलिए नैतिक आधार पर भी अगर देखा जाए तो अरस्तु के अनुसार ये दास प्रथा ना स्वामी वर्ग के लिए किसी प्रकार से घातक है, ना दासों के लिए किसी प्रकार से घातक है, और ना ही राज्य और समाज के लिए किसी प्रकार से नुकसान देने वाली है। अब अरस्तु ने दासता के दो प्रकार बताए हैं। पहला है स्वाभाविक दास और दूसरे हैं वैधानिक दास। स्वाभाविक दास वे होते हैं जिनको व्यक्तिगत रूप में कुछ संकेत देके प्रकृति स्पष्ट करती है कि कौन स्वामी है और कौन दास है। जैसे अरस्तु इस संदर्भ में मानते हैं कि जो प्रकृति है वो जो दास वर्ग के लिए निर्धारण करती है, उन लोगों में शारीरिक बल की प्रधानता होती है, और प्रकृति जिन्हें स्वामी वर्ग के लिए निर्धारित करती है उनमें बौद्धिक बल की प्रधानता होती है। तो इस आधार पर जो समाज की व्यवस्था है उसमें स्वाभाविक दास या स्वाभाविक स्वामी का निर्धारण प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा वैधानिक दास, जिसके लिए अरस्तु ये मानते हैं कि राज्य को अनेक कारणों के आधार पर दूसरे राज्यों पर के साथ युद्ध या संघर्ष करना पड़ता है। तो युद्ध या संघर्ष की प्रक्रिया में जो बंदी बनाए गए सैनिक हैं या बंदी बनाए गए दूसरे राज्य के नागरिक हैं, वे राज्य के लिए वैधानिक या कानूनी दास के रूप में कार्य करते हैं। तो मुख्यतः ये दो प्रकार हैं दासों के, स्वाभाविक दास और वैधानिक या कानूनी दास। लेकिन अरस्तु ने
दास प्रथा के संदर्भ में दास प्रथा का समर्थन जरूर किया है, और ये भी कहा जाता है कि अरस्तु जब एक वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन करने वाले, उसको फॉलो करने वाले विचारक हैं, तो दास प्रथा जैसी एक प्रकार की बहुत परंपरागत व्यवस्था को स्वीकार करना या उसका इस रूप में समर्थन करना उचित नहीं है। लेकिन दास प्रथा के मानवीय पक्ष का निर्धारण भी अरस्तु ने किया है, और अरस्तु इस संबंध में मानते हैं कि जो स्वामी वर्ग है वो दास वर्ग के सदस्यों की भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा पूरा ध्यान रखे, उनको नेग्लेक्ट नहीं करे, उनकी उपेक्षा ना करे, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, नीड हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दे। फिर दासों की अनगिनत संख्या नहीं होनी चाहिए। एक संगठन में उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों की जितनी श्रेणी है या जितने कार्य हैं उसके अनुपात में ही दासों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। असंख्य दासों की जो संख्या है, वो अनगिनत संख्या जो है दासों की, वो एक प्रकार से उनकी केयर या उनकी देखभाल करने में बाधक होती है। इसलिए अरस्तु ये मानते हैं कि दासों की अनगिनत संख्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितनी आवश्यकता उसके अनुरूप ही दास रखे जाएं। इसके अतिरिक्त अरस्तु ये भी कहता है कि दासता प्राकृतिक गुणों के कारण है, कानूनी पक्ष इसका नहीं है। इसका मतलब है कि दास वंश परंपरागत बिल्कुल नहीं है। अगर दास स्वामी वर्ग के संपर्क में रहकर अपने आप को श्रेष्ठ बना लेते हैं तो आगामी स्तर पर हो सकता है कि वो स्वयं स्वामी वर्ग के सदस्य भी बन जाएं। ये उनकी क्षमता पर, कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को स्वामी वर्ग के साथ जुड़कर किस तरह से बेहतर और किस हद तक बेहतर बनाने में सफल हो पाते हैं। तो इसका कोई वंश परंपरागत रूप नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार जो दास बन गया फॉर एवर वो दास ही रहेगा, बिल्कुल नहीं है। ये संगति के शुभ लक्षण ग्रहण करने की दासों की क्षमता पर निर्भर है कि वो कितने समय में अपने आप को बेहतर बना पाते हैं, और इसीलिए वंश परंपरागत रूप जो है वो दास प्रथा का नहीं रखा है। अरस्तु के इस विचार की भी अन्य विचारों की तरह आलोचना की जाती है। पहली बात, आलोचक ये कहते हैं कि आधुनिक औद्योगिक युग में जो है वो अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि औद्योगिक युग में कार्य प्रणाली जिस प्रकार की है उसके संदर्भ में तो समाज का अधिकतम हिस्सा जो है वो दासों के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए आधुनिक युग के अनुकूल नहीं है। ये प्राकृतिक भी नहीं है। प्राकृतिक इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति इस प्रकार का कोई भेद करती नहीं है। ये अरस्तु ने की अपनी सोच है कि प्रकृति ऐसा करती है, लेकिन वस्तुतः प्रकृति ऐसा नहीं करती। सिर्फ शारीरिक क्षमता के आधार पर मापदंड बना करके निर्धारित कर लेना कि जो शारीरिक दृष्टि से हष्ट पुष्ट हैं वो दास बनने के लायक हैं, और जो मानसिक दृष्टि से सबल हैं वो स्वामी वर्ग के सदस्य बनेंगे। अब ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है, ऐसा कोई भी पैरामीटर इतना सटीक और सुनिश्चित नहीं है जिसके बूते पर या जिसके बल पर हम समाज में व्यक्तियों को इन दो वर्गों में, स्वामी और दास के वर्गों में बांट सके। तो जिस मापदंड के आधार पर अरस्तु दास प्रथा का निर्धारण करता है या इसको आगे बढ़ाता है, जब वो मापदंड ही इतना लॉजिकल नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो उसके आधार पर हम इस व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। फिर आलोचक ये भी मानते हैं कि मानव जाति का विभाजन भी औचित्यपूर्ण नहीं है, कि बिल्कुल निश्चित रूप से दो वर्ग बना दिए। अगर ऐसा होगा तो ये तो संघर्ष का वर्ग जहां है वहां संघर्ष बनेगा ही। तो अगर समाज में ये दो वर्ग रहेंगे, एक स्वामी एक दास है, तो इनका सिर्फ नैतिक आधार पर ये समझ लेना कि ऐसा होने से व्यवस्था को, दास प्रथा के होने से और व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी एक प्रकार से संदेहास्पद है। तो ये जो विभाजन है ये औचित्यपूर्ण नहीं है, मनोवैज्ञानिक आधार पर गलत है। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो दास प्रथा के बारे में कानूनी रूप से अभिव्यक्त किए जाने आवश्यक थे, उनका अभाव है।
परस्पर विरोधाभासी विचार भी हैं अरस्तु की दास प्रथा के। जैसे अरस्तु ये कहता है कि प्रकृति जो है वो स्वयं इंडिकेशन देती, संकेत देती है कि कौन व्यक्ति दास बनेगा और कौन व्यक्ति स्वामी वर्ग का सदस्य रहेगा। तो जब प्रकृति ने निश्चित कर दिया तो फिर वहीं आगे जाके इसी व्यवस्था के संदर्भ में अरस्तु ये कहते हैं कि ये वंश परंपरागत रूप में नहीं है, यानी वो दासों को दासता से स्वतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं कि जब दास इतना सक्षम हो जाएगा कि वो बौद्धिक आधार पर अपने आप को स्थापित कर पाएगा तो फिर वो दास प्रथा से, दास की श्रेणी से निकल के और स्वामी वर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। तो जो चीज प्राकृतिक रूप में निर्धारित कर दी गई है वो बाद में फिर कैसे परिवर्तित होगी। तो ये एक प्रकार से विरोधाभासी विचार हैं और अमानवीय भी हैं, क्योंकि आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु ने स्वतंत्रता और समानता और मानवता पर भीषण आघात किया है। उसने दासों को संपत्ति का एक हिस्सा बताया है, सजीव और निर्जीव संपत्ति के रूप में डिवीजन करके, और सजीव संपत्ति के रूप में दासों का निर्धारण किया है। अब जो संपत्ति है उसको खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। तो अगर जो भौतिक संपत्ति है, यंत्र हैं, उनको खरीदा बेचा जा सकता है तो फिर दास प्रथा के साथ भी इस प्रकार की व्यवस्था देर सबेर लागू हो जाती है। तो इस प्रकार से बड़ी अमानवीय प्रकार की, या व्यक्ति जैसे अपनी संपत्ति के बारे में अपनी निजी राय के आधार पर कार्य करता है, वैसे ही वो जब, क्योंकि दास संपत्ति का हिस्सा है, पारिवारिक संपत्ति का, राष्ट्रीय संपत्ति का, तो उनके संबंध में भी जरूर मतलब मानवीय आधार पर जो एक प्रकार से स्वतंत्रता समानता पर आघात वाली स्थिति है वो यहाँ भी लागू होती है। तो इसलिए दास प्रथा का विचार बहुत अवैज्ञानिक प्रकार का, अतार्किक, अव्यवस्थित, अस्पष्ट और अमानवीय है। इसमें परस्पर इतने विरोधाभास हैं कि उनके होते हुए आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु जैसे वैज्ञानिक विचारक द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन करना, दास प्रथा जैसे सिद्धांत का समर्थन करना वस्तुतः एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अरस्तु एक बहुत यथार्थवादी आधार पर अपना चिंतन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले विचारक हैं। धन्यवाद।